जूडीए सिलेक्शन पॉइंट इंडिया से यहाँ कराई जाती है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। जय हिंद दोस्तों, सभी का सिलेक्शन पॉइंट इंडिया चैनल पर स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें इतिहास का सामान्य परिचय और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को कवर करेंगे। और ये सेशन लगभग 20 दिन चलेगा। 20 दिन में पूरी कंप्लीट हिस्ट्री कराने की कोशिश है। 20 से 25 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। जैसे कि चलते हैं थ्योरी बेस से पूरी चलते हैं दोस्तों सेशन की तरफ। जैसे कहा है इतिहास के जनक है हेरोडोटस, और इसने हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी है। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है इसमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व। अगला दोस्तों, आग की खोज पूरा पाषाण काल में, और इसकी ट्रिक है आग पूरा पका देती है। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल, इसकी ट्रिक है नई पहिया। मनुष्य घर बनाने के प्रवृत्ति नव पाषाण काल में सीखी थी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। अगला दोस्तों, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ, क्योंकि इसकी ट्रिक है नई कृषि। आप रिलेट कर लीजिए ऐसे ही, क्योंकि रटना छोड़िए, ट्रिक से थोड़ा याद करिए और रिवीजन करिए, पूरा आपको याद हो जाएगा। मनुष्य सबसे पहला तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, और इसकी ट्रिक नहीं है कृषि के पास मेड़ होती है। आपको याद है ना, कृषि आप लोग गाँव से, तो कृषि के पास मेड़ यानी कि कृषि मेहरगढ़। अगला दोस्तों, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या उल्लेख हाथी गुम्फा फ्लेग में हुआ है। मनुष्य द्वारा सबसे पहली फसल गेहूँ थी। और जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। अगला दोस्तों, प्रमुख वेद प्राचीन ग्रंथ। वेद शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,462 रचना या ऋचाएँ हैं। अगला दोस्तों, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम को 90वें मंडल से संबंधित है, और 21वें मंडल में नदियों का जिक्र है। गायत्री मंत्र 30वें मंडल से लिया गया है, जिसका उल्लेख 30वें मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा सावित्री को समर्पित है। अगला दोस्तों, ऋग्वेद 7वें मंडल में राजा सुदास तथा अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध को जो कि परुषी नदी पर लड़ा गया था। अगला है यजुर्वेद या गद्य पद दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अगला दोस्तों, सामवेद ये संगीत की जानकारी मिलती है, इसे संगीत का जनक भी कहते हैं। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इस वेद में जादू, टोना, तंत्र, मत, चिकित्सा, विवाह, प्रेम उल्लेख। अथर्ववेद की 2 शाखाएं, पिंपलाद एवं शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। अगला है दोस्तों, वेदांग की संख्या 6 है, जिसमें फर्स्ट शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। अगला है दोस्तों, पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता रोमहर्ष हैं, जो पुराणों के सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध गुप्तकाल के आसपास के विष्णु पुराण संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से है। वायु पुराण का गुप्त वंश से संबंध है। अगला है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, और ये एक रिवीजन के तौर पर चल रहा है, क्योंकि टाइम दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी और बिहार दरोगा की बहाली हुई है, इसके लिए बहुत कम टाइम मिला है, इसलिए इसको रिवीजन के तौर पर आप 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। इनके 2 अन्य नाम हैं, विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगी के लेखक कल्हड़ हैं।
इसमें कश्मीर राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी की पुस्तक पाणिनि के द्वारा लिखी गई, जिसमें संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। अगला है दोस्तों, सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, इसे मनु ने लिखा है। अगला है दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र जो बद्रबाहु द्वारा लिखी गई इसमें मिलता है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है, ये इम्पोर्टेंट है वेरी। अगला है दोस्तों, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। हड़प्पा टीले का उल्लेख 1820 में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। हड़प्पन कल्चर इज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थी। इन लोगों को तांबे टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। अगला है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। अगला है दोस्तों, इस सभ्यता के मुख्य निवासी देवड़ी तथा भूमध्य सागरीय थे। एक नागरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक यद लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर तथा घरों के बनाने की ग्रिड पद्धति थी, जो कि नालियां मुख्य द्वार से बाहर की ओर आती थी। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो, इसमें नार्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों, ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते। सैंधवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। अगला है दोस्तों, लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई। यह गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जूते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अब इसकी ट्रिक है जूते। खेत जब जूते जाते हैं तो उसमें काली मिट्टी निकलती है। क्या निकलती है? काली मिट्टी। आप रिलेट कर लीजिए, आराम से आपको याद हो जाएगा। कोई नहीं, 1-2 बार रिवीजन करिएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। अगला दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान, रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। सिंधु नदी चंद हुदड़ो, जितने हुदड़ो हैं वो सब पाकिस्तान में है, सिंधु नदी किनारे। कालीबंगन राजस्थान। लोथल गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब। अब रोपड़ की ट्रिक है, जैसे बहुत पापड़ बेले जॉब के लिए, और ये सतलज नदी किनारे। आलमगीरपुर मेरठ, ये तो आप लोगों को पता है, हिंडन नदी किनारे। रंगपुर गुजरात, उसके रंग में गुजर गई पूरी रात, मादर नदी किनारे है। अगला है दोस्तों, रंगपुर गुजरात, उसके रंग से गुजर गई रात। और धौलावीरा, और शादी में ढोल बजाए जाते हैं तो बारात गुजरती है। आप रिलेट कर लीजिए। बनमाली हरियाणा, यानी कि याद करिए कि माला लेके हरि को जा रहे हैं। रंगोई नदी। सुत कांगेडोर पाकिस्तान, दास्क नदी। अगला है दोस्तों, आप रिलेट कर लीजिए, हो जाएगा सब। अगला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला है, इनकी मुख्य फसल गेहूं तथा जौ थी। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। अगला है, अब अग्निकुंड को आपको टिक बनाने की ये ज़रूरत है। ठीक है, चलो टिक बना देते हैं। अग्निकुंड है जो लोथल, जैसे लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो अग्नि में व्यक्ति जलने के बाद वो काला हो जाता है। अगला है दोस्तों, मन के बनाने के कारखाने लोथल तथा चंदहुदरो कहाँ है? पाकिस्तान से प्राप्त हुए। चावल लोथल से प्राप्त हुए। अब चावल को आप याद कीजिए कि लोटा से पानी डालकर धोया जाता है। लोथल को याद कर लीजिए। चावल जो है कि लोथल से प्राप्त हुआ है। लोटे से पानी डालकर चावल धोया जाता है। अगला दोस्तों, हड़प्पा की मोहरों एक सींग वाले पशुचित मिलता या मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी होती हैं। इसे कहते हैं पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माता देवी की पूजा करते थे तथा पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ये लोग सूती वस्त्र तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी आपस में लड़ाना, ये सब खेलना प्रयोग करते थे, ये सब खेलते थे। अगला दोस्तों,
इनको तलवार का ज्ञान नहीं था, इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति से प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा काले रंग की डिजाइन करते थे। जैसे लाल बर्तन बनाने के बाद उसमें डिजाइन कर दिए काले रंग की, ऐसे ऐसे करते थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़, और इसमें तो बहुत कुछ बताया गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, वो पलायन कर गए थे, और कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ इतिहासकारों का मत है। अगला दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। मैक्स मुलर ने बताया भारत मध्य एशिया के से आए थे। भारत सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे थे भारत में। अगला है दोस्तों आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, आर्य अपने को श्रेष्ठ मानते थे। आर्यों की भाषा संस्कृत या ग्रामीण सभ्यता थी। अगला दोस्तों प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। यानी कि कुल, फिर ग्राम बनेगा, उसके बाद विश्व, उससे बड़ा जन, जन से बड़ा राष्ट्र। अगला दोस्तों ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। विश्व को का प्रधान विश्वपति तथा जन का शासन राजन कहते थे। जन का मतलब अधिकारी को राजन कहते थे। सभा एवं समितियाँ राजा का सलाह देने वाली संस्थाएं थी। स्त्रियां दोनों भागों में भाग ले सकती थी। सभा, जैसे कोई सभा होती है तो उसमें कुछ मंत्री एक दूसरे को सलाह देने के लिए संस्थाएं रखते हैं। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। अगला दोस्तों ऋग्वैदिक समाज का व्यवसाय था। 4 चरणों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इनको व्यवसाय के आधार पर बांटा गया। जैसे व्यवसाय में वैश्य लोग व्यापार करते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, ब्राह्मण लोग पूजा ये सब कराते थे, शुद्ध लोग जो कि उनके यहाँ कार्य करने के लिए रहते थे। ये सब ऋग्वैदिक समाज का व्यवसाय को 4 वर्णों में बांटा गया था। अगला है आर्य का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल, जिसका मुखिया पिता या कुल को कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह तथा प्रथा का प्रचार नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। अगला है दोस्तों जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों के प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था या वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 है, ये इम्पोर्टेंट है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन तथा कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला दोस्तों आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देवता इंद्र थे, ये इम्पोर्टेंट दोस्तों। कपड़े को शामुल्य कहते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड तथा देश से निकाल देने का प्रावधान था। अगला दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार। अभी याद कर लीजिए, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार और गंगा नदी को, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बस अगला नहीं याद कर। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। अगला दोस्तों उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हुई। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। अगला है दोस्तों सत्यमेव जयते, मुंड को उपनिषद से लिया गया। ये इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे कि डिफेंस के एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो SSCGD पूछ लेती है कि, तो अब ये जनरल क्वेश्चन हो गया। उत्तर वैदिक काल कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत तथा रामायण। अगला दोस्तों महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गौत नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अगला दोस्तों प्रमुख दर्शन, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आना दोस्तों, कंफर्म एक क्वेश्चन फिक्स है, इंपॉर्टेंट, याद कर लो। और उसमें इम्पोर्टेंट है योग दर्शन,
जिसके प्रवर्तक थे पतंजलि। न्याय दर्शन गौतम ऋषि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण, वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक। अब इसमें योग आप लोग को याद करने का ठीक है। योग बाबा पतंजलि वाले योग कराते हैं। न्याय ऋषि लोग न्याय करते हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, कपिल के द्वारा सांख्य के दर्शन होते हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी याद कर लीजिए, जैमिनी पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण, वैश्विक दर्शन कणाद। और ये 3 याद कर लीजिए, बस यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। योग दर्शन पतंजलि कराते हैं, न्याय गौतम ऋषि, सांख्य कपिल मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।